Why my embryos did not implant? मेरे IVF में एम्ब्रियोज इम्प्लांट क्यों नहीं हुए? ये सबसे कॉमन क्वेश्चन एक IVF स्पेशलिस्ट से पूछा जाता है और मेरे हिसाब से इसका आंसर करना बहुत ज़रूरी है पेशेंट को सांत्वना देने के लिए और आगे की साइकिल की प्लानिंग के लिए। आज मैं इस वीडियो में आपको 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रही हूँ कि वाई एम्ब्रियोज डोंट इम्प्लांट। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं डॉक्टर अंशु जिंदल, जिंदल हॉस्पिटल मेरठ से। मैं एक IVF स्पेशलिस्ट हूँ। मैं हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक्स भी खुद करती हूँ और मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। ऐसा देखा गया है कि अगर हम 100 मरीजों में IVF करते हैं तो उनमें से केवल 50% यानी कि 50 मरीजों के एम्ब्रियोज इम्प्लांट करते हैं, दीवार से चिपकते हैं और आगे बढ़ते हैं। बाकी के 50 मरीज जो होते हैं उनके एम्ब्रियोज इम्प्लांट नहीं करते और इसे मेडिकल भाषा में इम्प्लांटेशन फेलियर भी कहा जाता है और ये कारण है IVF के फेल होने का। तो आज हम जानेंगे कि इसके क्या कारण हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कि देयर कुड बी प्रॉब्लम्स इन द एग। जैसे जैसे औरत की एज बढ़ती है उसकी एग क्वालिटी एवं क्वांटिटी यानी कि नंबर ऑफ एग्स भी कम हो जाते हैं और जब हमें IVF में एग्स कम मिलते हैं तो ऐसे अंडों में जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ होने की तासीर भी ज़्यादा होती है। देखने में एग ठीक लगता है मगर उसमें जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं और अगर ऐसा अंडा IVF में इस्तेमाल हो तो फिर वो एम्ब्रियोज भी आगे नहीं बढ़ते क्योंकि एबनॉर्मल एम्ब्रियोज आर अनलाइकली टू इम्प्लांट। एग की क्वालिटी 35 की एज में और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसमें कम होनी शुरू हो जाती है, इसमें गिरावट आनी शुरू हो जाती है। जब हम एम्ब्रियो को देखते हैं तो हम उसकी सिर्फ मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि उसकी जेनेटिक मेकअप कैसी है। ऐसे एम्ब्रियोज विल नॉट इम्प्लांट। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कि स्पर्म की दिक्कतें हो सकती हैं। हम केवल स्पर्म की काउंट देखते हैं, मॉर्फोलॉजी देखते हैं, मोटिलिटी देखते हैं, मगर उसका स्पर्म DNA फ्रैगमेंटेशन अगर हाई है तो ऐसे स्पर्म्स अगर एग को फर्टिलाइज करते हैं तो ऐसे एम्ब्रियोज भी एबनॉर्मल होते हैं और वो आगे चल के इम्प्लांटेशन फेलियर या फिर अबॉर्शन का कारण भी बन सकते हैं। अगर स्पर्म DNA फ्रैगमेंटेशन 30% से ज़्यादा है तो पहले उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए और उसके बाद ही पेशेंट को IVF के लिए लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि एम्ब्रियो कल्चर कंडीशंस आपके लैब की कैसे हैं। एट जिंदल हॉस्पिटल वी ट्राई टू इंश्योर अ वेरी गुड class 1 lab which has all the facilities for good IVF practice। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर एम्ब्रियो कल्चर कंडीशंस परफेक्ट नहीं होती तब भी एम्ब्रियोज जो बनते हैं वो या तो स्लो ग्रोइंग होते हैं, तो ऐसे स्लो ग्रोइंग एम्ब्रियोज जो होते हैं वो भी इम्प्लांट नहीं होते हैं। जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो कभी कभी उसमें कुछ फ्रैगमेंटेशन यानी कि कुछ सेल के टुकड़े टूट के वहीं एम्ब्रियो में बिखर जाते हैं जिन्हें फ्रैगमेंटेशन कहा जाता है। अगर फ्रैगमेंटेशन रेट 30% से ज़्यादा होता है तब भी ऐसे एबनॉर्मल एम्ब्रियोज आगे इम्प्लांट करने में दिक्कतें करते हैं और इम्प्लांटेशन फेलियर और IVF का फेलियर का कारण बन जाते हैं। एम्ब्रियो कल्चर कंडीशंस सब आर सपोज टू बी एब्सोल्युटली ऑप्टिमल इन अ class 1 lab। The fourth problem could be a displaced window of implantation। इसका मतलब है कि IVF से पहले हम यूट्रस की लाइनिंग को प्रिपेयर करने के लिए प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शंस देते हैं। डे 2 और डे 3 ट्रांसफ़र में हम 3 दिन तक प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन देके यूट्रस की लाइनिंग को तैयार करते हैं और एक ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र में हम 5 to 6 डेज इंजेक्शन प्रोजेस्टेरोन देते हैं। और कई बार देखा गया है कि 20 to 25% पेशेंट्स में जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो ठीक प्रकार से प्रिपेयर नहीं हो पाती एम्ब्रियो को ग्रहण करने के लिए, यानी कि जो उनकी विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन जब इम्प्लांटेशन के चांसेस सबसे ज़्यादा थे वो डिस्प्लेस होके या तो 3 दिन से पहले हो जाती है या 5 दिन के बाद हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में
एम्ब्रियोज जो अंदर जाते हैं वो इम्प्लांट नहीं हो पाते हैं और इसे कहा जाता है डिस्प्लेस्ड विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन। सो इसके लिए नेक्स्ट साइकिल में एरा टेस्ट किया जाता है टू नो एग्जैक्टली व्हेन योर विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन इज, ताकि अगली साइकिल में हम उसी टाइम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें जब वो इम्प्लांट होने की उनकी संभावना सबसे अच्छी हो। द फिफ्थ प्रॉब्लम जिसकी वजह से एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो पाते हैं वो है कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है जिसमें बच्चा पनपता है, जिसमें एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, या तो उसकी मोटाई कम हो या उसकी मॉर्फोलॉजी अगर कम होती है, यानी कि उसकी बनावट ठीक नहीं होती, या फिर ब्लड सप्लाई टू द एंडोमेट्रियम अगर कम हो और देखने में लगता है कि सब ठीक है मगर एक्चुअली जहाँ पे इम्प्लांटेशन हो रही है वहाँ पे ब्लड सप्लाई अगर कम होती है तब भी इम्प्लांटेशन में दिक्कतें आ सकती हैं। आईवीएफ से पहले हमेशा हिस्ट्रोस्कोपी पहले की जाती है, ये जानने के लिए कि यूट्रस की लाइनिंग में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई पॉलिप, फाइब्रॉइड, चिपकन, साइनिकी या कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं है, और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उसका निवारण आईवीएफ से पहले ही करना होता है और किया जाता है। इसके अलावा देखा गया है कि कभी कभी यूट्रस की लाइनिंग में कुछ ऐसी ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो एम्ब्रियो को पनपने नहीं देती हैं, या फिर कुछ एनकी सेल एक्टिविटी होती है यूट्रस की लाइनिंग में जो एम्ब्रियोज को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो एम्ब्रियोज को बढ़ने नहीं देती है। इसके अलावा ऐसा देखा गया है कि कॉन्सैंग्युइनस मैरिज में जहाँ पे एक ही घर में दोनों पार्टनर्स की शादी एक ही घर में हो जाती है, वहाँ पे जेनेटिक ओवरलैप हो जाता है, यानी कि वो बहुत से उनके जेनेटिक जीन्स एक समान होते हैं, इसलिए उनका HLA टाइपिंग भी एक समान हो सकता है। और जब बहुत सारी समानताएं होती हैं हस्बैंड और वाइफ की, तब भी बहुत सारी जेनेटिक प्रॉब्लम्स उजागर हो जाती हैं और एम्ब्रियोज इम्प्लांट नहीं हो पाते हैं। सो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि क्यों एम्ब्रियोज इम्प्लांट नहीं हो पाते हैं। या तो एग में प्रॉब्लम्स होती हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो एज के साथ साथ बढ़ जाती हैं, या फिर स्पर्म पे प्रॉब्लम होती हैं जिनका पता हम स्पर्म DNA फ्रैगमेंटेशन से पता कर सकते हैं, या फिर एम्ब्रियो कल्चर कंडीशंस परफेक्ट नहीं होती जिसकी वजह से एम्ब्रियो स्लो ग्रोइंग होते हैं, या फिर एम्ब्रियो में फ्रैगमेंटेशन रेट्स हाई हो जाता है। इसके अलावा हमने जाना कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग की प्रॉब्लम्स में भी अगर यूट्रस की लाइनिंग परफेक्ट नहीं है तब भी एम्ब्रियोज में इम्प्लांट नहीं हो पाता। एंड लास्टली हमने जाना कि एक डिस्प्लेस्ड विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन, यानी कि एम्ब्रियोज जब हम रखते हैं तब उनकी यूट्रस की लाइनिंग परिपक्व नहीं होती, मैच्योर नहीं होती उस एम्ब्रियो को लेने के लिए। तो इसका इन सब चीज़ों का निवारण क्या है वो मेरी आप अगली वीडियो में देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।